सो गाइस आज मैं शी-हल्क की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें शी-हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है, जो एक कानूनी वकील होती है जिसे सभी प्यार से जेन बुलाते थे। वो अपनी आखिरी दलील पेश करने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे GLKH के खिलाफ केस लड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन लॉयर डेनिस जेन से कहता है कि अच्छा होगा कि दलील में पेश करूं, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन जेन की दोस्त निकी, जो कि एक लीगल असिस्टेंट होती है, वो डेनिस को वहाँ से बाहर भगा देती है और जेन से कहती है कि तुम्हारी आखिरी दलील बहुत अच्छी है। जेन भी इससे खुश होती है और निकी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में ये केस जीतना है। तो निकी उसे कहती है कि ये केस तुम ही जीतोगी और अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम हल्क बन जाना, क्योंकि सिर्फ निकी और जेन के पेरेंट्स ही जानते थे कि वो शी-हल्क है। फिर निकी वहाँ से चली जाती है। फिर जेन फोर्थ वॉल के थ्रू हम ऑडियंस से बात करती है, जैसे कि डेडपूल हमसे बात कर सकता था वैसे ही जेन भी हमसे बात कर सकती है और वो हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि वो शी-हल्क कैसे बनी। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब बिलीव के बाद जेन अपने कजन ब्रूस बेनर यानी कि हल्क के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी। ब्रूस जेन को बताता है कि अब मेरा हाथ बहुत हद तक ठीक हो चुका है और मैंने अपने नॉर्मल अवतार में रहने के लिए खास तौर पर हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया जो मुझे इंसानी अवतार में रखता है। फिर जेन ब्रूस से कैप्टन अमेरिका के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन तभी उनके सामने सरकार का क्लास 8 कुरियर स्पेसक्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जेन और ब्रूस का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जेन कार से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर घाव हो जाता है, मगर वो इसकी फिक्र किए बिना ब्रूस को बचाने के लिए कार में जाती है, क्योंकि वो अभी डिवाइस की वजह से नॉर्मल रूप में था और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। इसलिए जेन उसे बाहर निकालती है। ब्रूस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका खून जेन के खून में मिल सकता था। तभी ब्रूस का इनहिबिटर जेन के घाव की वजह से उसके शरीर में मिल जाता है और वो शी-हल्क में तब्दील हो जाती है। जेन को हल्क बनने के बाद कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाती है। जेन की जब आँख खुलती है तो एक टाउन के पास होती है। जेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए एक बाहर के वॉशरूम में जाती है जहाँ हाथ मुंह धोने लगती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आ जाती है जो जेन की हालत देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। फिर वो उनसे फोन नंबर लेकर ब्रूस को फोन लगाती है और बाहर आकर उसके आने का इंतजार करने लग जाती है। लेकिन तभी कुछ लड़के आकर जेन को परेशान करने लग जाते हैं, जिससे जेन शी-हल्क में तब्दील हो जाती है। वो तीनों लड़के काफी डर जाते हैं। जेन उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी हल्क वहाँ आकर उसे रोक लेता है। जेन की जब अगली सुबह खुलती है तो बीच पर बने एक घर में होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते करते उस घर के बेसमेंट में बनी एक लैब में पहुंचती है जहाँ हल्क कुछ काम कर रहा था। जेन उसे कहती है कि क्या तुम वापस से हल्क बन गए? तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं स्मार्ट हल्क हूँ और ये नाम मेरे फैंस ने रखा है। जेन उसे पूछती है कि यह जगह कौन सी है? तो ब्रूस उसे बताता है कि हम मेक्सिको में है और मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो गई है कि हम दोनों ठीक है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि ये लैब भी वो जगह है जहाँ मैं हल्क और बेनर को एक कर पाया जब लैब के दौरान आधी दुनिया साफ हो गई थी और इस लैब को टोनी ने मेरे लिए बनाया था और वो मेरा अच्छा दोस्त था। जेन उसे पूछती है कि क्या हम किसी स्पेसशिप से टकराए थे? ब्रूस उसे कहता है कि स्पेसक्राफ्ट सकालन क्लास 8 एयरक्राफ्ट था जो शायद मुझे कोई मैसेज देना चाहता था, लेकिन पहले मुझे तुम पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम भी अब एक हल्क बन चुकी हो। इससे जेन परेशान होती है। ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे खून की वजह से गामा रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में घुस गई। जेन इससे परेशान हुई कहती है कि क्या मैं मर जाऊंगी? तो ब्रूस उसे अच्छे से समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर का एक अजीब सा मेल है जिससे हम दोनों गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हल्क बन जाते हैं। और मैंने जब तुम्हारे खून की जांच की तो मुझे पता चला कि तुम बहुत अलग हो, क्योंकि तुम्हारा खून जिस तरह से गामा रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाता है उससे मैं अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर पाया। जिस पर जेन उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ? तो ब्रूस को इससे जलन होती है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर नहीं बल्कि हम दोनों अलग है और वो जेन के सभी ब्लड सैंपल को नष्ट कर देता है ताकि फिर उससे कोई हल्क ना बन पाए। जेन उसे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस से नॉर्मल होना है, इसीलिए तुम मुझे ठीक कर दो। तो ब्रूस उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सालों तक अपनी हालत से जूझता रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर हुआ कि मैं अपने हल्क और बेनर रूप को एक कर पाया और तुम्हें भी लैब में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए जिससे मैं तुम्हारे और शी-हल्क के रूप को एक कर पाऊँ। लेकिन जेन उसे साफ मना कर देती है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहती, मगर तभी उसे कुछ होने लगता है क्योंकि उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया था और उसे हल्क बनने की वजह से अब ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसलिए ब्रूस उसे खाना खिलाता है। ब्रूस उसे कहता कि तुम अभी तक जैसी जिंदगी जीती आई हो अब तुम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि अब तुम्हें लोगों से दूर रहना होगा और अपनी लोअर वाली जॉब छोड़नी होगी जब तक कि तुम अपने हल्क वाले रूप पर काबू नहीं कर लेती। तो जेन उसे पूछती है कि इसमें कितना वक्त लगेगा? तो ब्रूस उसे कहता कि मुझे अपनी हल्क वाली शख्सियत पर काबू करने में 15 साल लगे और मैंने जो किया वही मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिससे तुम जल्दी से अपने हल्क वाले रूप को काबू कर पाओगी। और हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम कब हल्क में तब्दील होगी। और उसे एक मशीन के थ्रू जोड़ देता है ताकि उसे पता चले क्योंकि सत्य के गुस्से और डर के बाद हल्क बन जाती है और वो शेर से कटर मशीन को ऑन कर देता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। जेन काफी डर जाती है, लेकिन वो कटर की उस पर टकराने से पहले ही वो शी-हल्क में बदल जाती है और उन कटर को तोड़ देती है। ब्रूस इससे खुश होता है, लेकिन शी-हल्क को गुस्सा आता है और वो गेट तोड़कर उस पर हमला कर देती है, मगर हल्क
बच जाता है और ब्रूस उसे एक बच्चे की तरह शांत करने की कोशिश करता है। इसलिए जेन उसे कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे शांत कर रहे हो जैसे मैं एक आवारा घोड़ी हूँ। तो ब्रूस इससे हैरान होता है कि जेन की तो शख्सियत नहीं है और अपने हल्क रूप में भी जेन ही है। जेन भी इसे खुश होती है। ब्रूस को भी विश्वास नहीं होता क्योंकि जब वो हल्क बना था तो 10 साल तक अपनी हल्क वाली शख्सियत से जूझता रहा। जेन उसे बताती है कि जब पहली बार मैं शी हल्क बनी थी तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्रूस अपने नोट्स में से पहले चैप्टर को हटा देता है जब उसे शी हल्क को जेन की बॉडी को एक करना था। जेन उसे पूछती है कि अगर मुझे वापस से जेन बनना है तो मुझे क्या करना होगा और तुम क्या करते थे। तो ब्रूस उसे बताता है कि आमतौर पर मैं किसी जेट से गिरता था या फिर नताशा मुझे लोरी सुनाती थी तब मैं वापस से नॉर्मल हो जाता था, और एक बार तो मैं सकार प्लेनेट पर 2 साल तक अपने हल्क रूप में फंसा रहा। तो जेन उसे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना और मैं 2 साल तक किसी प्लेनेट पर नहीं फंसना चाहती। तो ब्रूस उसे समझाता है कि तुम्हारा थोड़ा सा गुस्सा भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर एक बार लोगों ने तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देख लिया तो लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो जेन भी उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है कि मुझे हल्क बनना सिखाओ। फिर दिखाया जाता है कि ब्रूस शाम को डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की मदद से जेन को दिमाग पर काबू पाना सिखाता है, लेकिन जेन इसे सीरियस नहीं लेती। तो ब्रूस उसे बताता है कि अगले दिन मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। अगली सुबह जब जेन सो रही होती है तो ब्रूस उसे बोबू बजाकर जगा देता है, जिससे शी हल्क बनने की वजह से उसका बेड टूट जाता है, और ब्रूस उसके फर्नीचर को मजबूत करता उसे बताता है कि तुम कभी भी ऐसी जगह पर मत रहना जो जगह 10 फीट से ऊंची ना हो। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसे चट्टान फेंकना सिखाता है, लेकिन जेन सभी काम में पहले से ही माहिर होती है, इसीलिए ब्रूस उसे जल रहा था, इसीलिए उसे नीचे फेंक देता है। मगर ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जो चीजें मुझे सिखा रहे हो इसमें मैं बचपन से ही माहिर थी, लेकिन मैंने लोयर की तरह कब इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो ब्रूस उसे बताता है कि तुम हल्क हो, इसीलिए तुम अपनी पावर से उन लोगों को खतरे में डाल सकती हो जिनकी तुम परवाह करती हो। इससे उदास होकर जेन वहाँ से जाने लगती है। तो ब्रूस उसे बताता है कि अब तक मैंने तुम्हें हल्क बनने के सिर्फ नुकसान बताए हैं, लेकिन इसके फायदे भी है, और उसे अपने बनाए हुए बार में लेकर जाता है और उसे बताता है कि हम हल्क होने की वजह से जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हैं और हम टल्ली भी नहीं होते, और वो पूरा दिन बैठकर बहुत सारी शराब पी जाते हैं। ब्रूस उसे बताता है कि ये बार मैंने और टोनी ने बनाया था, वो वक्त बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी हम खुलकर जिए। इसी बात पर वो दोनों एक और पैक पीते हैं। फिर अगली सुबह में दिखाया जाता है कि ब्रूस जेन को हल्क की तरह खाना खाने के बारे में बता रहा होता है, मगर अब जेन इन सबसे परेशान हो चुकी थी और वो अपनी लोयर वाली जिंदगी में फिर से लौटना चाहती है। इसीलिए वो ब्रूस से कहती है कि मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना चाहती हूँ। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम दोनों दुनिया की रखवाली के लिए बने हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें काबिल बनाना होगा। तो जेन उसे कहती है कि मैं अपने गुस्से को काबू करना सीख गई, और वो उसे हल्क से वापस जेन बनकर दिखाती है, और वो वहाँ से ब्रूस की जीप लेकर जाने लगती है, मगर ब्रूस उसे रोकना चाहता था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम एक सुपर हीरो हो और हमें ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर जेन उसे कहती है कि मुझे सुपर हीरो बनने का ख्याल कोई खुशी नहीं देता और मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि तुम बिना किसी दोस्त रिश्तेदार के इस सुनसान जगह पर पड़े हुए थे। और वो जीप लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो गुस्से में जेन भी उसे हिट कर देती है, जिससे ब्रूस दूर गिर जाता है। ये देखकर जेन उसे देखने आती है, मगर ब्रूस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इससे जेन को गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बनकर उस पर अटैक करने लगती है, जिससे उन दोनों भाई बहन के बीच में फाइट होने लग जाती है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि मैं पहले ये सब कुछ झेल चुका हूँ। जिस पर जेन उसे कहती है कि हम दोनों अलग हैं, और वो वापस से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे ब्रूस के ग्लासेस भी टूट जाते हैं। ब्रूस को इससे गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के लड़ने की वजह से ब्रूस का पूरा बार टूट जाता है। ब्रूस उससे बहुत दुखी होता है, तो जेन उसे सॉरी कहती है। फिर वो दोनों मिलकर उस बार को वापस से ठीक करने लग जाते हैं, और अब ब्रूस भी मान जाता है और उसे उसकी लोयर वाली जिंदगी में लौटने देता है। वो जेन से कहता है कि जब भी तुम्हारा इरादा बदले तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर वो जीप लेकर वहाँ से निकल जाती है, और यहीं पर शी हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए बताती है कि उस दिन के बाद से मुझे हल्क बनने का कोई दौरा नहीं पड़ा और अब मैं कभी भी हल्क नहीं बनूंगी। फिर वो केस जीतने के लिए जाती है और वो अपनी आखिरी दलील पेश करने वाली होती है, लेकिन तभी मेरी नाम की एक सुपर वुमन वहाँ हमला कर देती है, जिसे टाइटेनिया नाम से भी जाना जाता है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। जेन भी वहाँ छिप जाती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसे कहती है कि अब तुम्हारा शी हल्क में बदलने का वक्त आ गया, और जेन को ना चाहते हुए भी लोगों को बचाने के लिए बदलना पड़ता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टाइटेनिया लोगों को मारने के लिए एक टेबल फेंकती है, लेकिन शी हल्क उसे पकड़ लेती है और टाइटेनिया को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। फिर जेन वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब अपनी आखिरी दलील पेश करने लगती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि न्यूज में हर जगह शी हल्क की खबर फैली हुई थी कि एक नई सुपर हीरो ने सभी की जान बचाई, इसीलिए जूरी में मौजूद सभी लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे और उसे एक नया नाम दिया, शी हल्क। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जेन अपनी दोस्त निकी के साथ एक बार में जाती है जहाँ सभी शी हल्क का इंतजार कर रहे थे। जेन अपने शी हल्क वाले रूप में होती है, जिससे सभी खुश होते हैं, मगर जेन निकी से कहती है कि मुझे शी हल्क नाम इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे कजन हल्क के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो निकी उसे समझाती है कि तुम्हें वो सभी प्यार से शी हल्क बुलाते हैं। तभी वहाँ डेनिस भी आ जाता है जो जेन से जल
रहा था क्योंकि सभी उसे पसंद कर रहे थे। इसीलिए उसे कहता कि तुम्हें अपना प्रचार करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पावर कहाँ से मिली, लेकिन जेन उसे कुछ नहीं बताती तो वहाँ से चला जाता है। निकी उसे कहती है कि तुम एक सुपर हीरो अवेंजर बन सकती हो, जिस पर जेन उसे कहती है कि मैंने लाखों का लोन लेकर लॉ की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं एक सुपर हीरो बनूं और वैसे भी सुपर हीरोज को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ उसके बॉस आ जाते हैं जो जेन को कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए क्या तुम अपने नॉर्मल रूप में आ सकती हो। तो शी हल्क जेन के रूप में आ जाती है मगर वो टल्ली होने की वजह से नीचे गिर जाती है। बॉस उसे कहते हैं कि हम केस तो जीत गए, लेकिन GLKH ने इसे नाजायज केस घोषित कर दिया क्योंकि जूरी में बैठे लोगों ने तुम्हारे हक में फैसला किया क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई थी और अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जेन इससे काफी परेशान हो जाती है। वो लॉयर की नई जॉब के लिए बॉस से इंटरव्यू देती है, लेकिन शी हल्क बनने की वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। इससे जेन बहुत दुखी होती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है क्योंकि उन्होंने उसे फैमिली डिनर पर बुलाया था। जेन समझ गई थी कि सभी उसे ताने मारेंगे, इसीलिए वो निकी को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो डेट पर जा रही थी इसीलिए आने से मना कर देती है। जेन अकेली घर पर आ जाती है जहाँ मोरिस और एलेन उसे देखकर खुश होते हैं जो उसके मॉम डेड थे। जहाँ चेट जो कि जेन का कजन होता है वो जेन को चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई, साथ ही ये भी बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया और अब वो एक मैनेजर है। जेन काफी बुरा फील करती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सुपर हीरोज की बात कर रहे थे। जेन के डेड मोरिस उसे बहाने से अपने गैराज में लेकर जाते हैं जहाँ उससे उसके हालचाल पूछते हैं तो जेन उन्हें बताती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि शी हल्क होने की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो रहा है जबकि मैंने लोगों की जान बचाई थी। तो मोरिस उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन बार में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक ले रही होती है। तब यहाँ GLKH के वकील होल्डन होलीवे आ जाते हैं जो जेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ केस जीत कर ये साबित कर दिया कि तुम कितनी काबिल हो। तो जेन भी हाँ कर देती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं अपनी खुद की लीगल असिस्टेंट रखना चाहती हूँ। तो होल्डन भी हाँ कर देते हैं और उसे मंडे से ऑफिस बुलाते हैं। जेन मंडे को तैयार होकर GLKH के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। GLKH दरअसल एक लॉ फॉर्म होती है जिसमें बहुत सारे वकील मिलकर साथ काम करते हैं। होल्डन जेन को देखकर खुश होते हैं और वो जेन को बताते हैं कि सुपर पावर वाले लोग हर जगह दिखने लगे, इसीलिए हमने हाल ही में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका चेहरा बनो, इसीलिए अब तुम्हें अपने काम के हर वक्त शी हल्क वाले रूप में रहना होगा। जेन इससे परेशान होती है लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हल्क के रूप में आ जाती है। जेन समझ जाती है कि होल्डन ने उसे इसलिए काम पर रखा क्योंकि वो शी हल्क है। फिर उसे अपने ऑफिस में छोड़ देते हैं जहाँ निकी यानी कि उसकी लीगल असिस्टेंट भी मौजूद होती है जो खुश होती है क्योंकि उन्हें इतना अच्छा ऑफिस मिला था। तभी वहाँ ऑक्सटन पग नाम का एक लॉयर भी आ जाता है जो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हिस्सा था और वो जेन के लिए वेलकम गिफ्ट लेकर आया था जिससे जेन खुश होती है। फिर होल्डन जेन को उसका पहला केस बताते हैं कि तुम्हारा पहला केस ब्लॉन्स्की का है जिसे एबोमिनेशन भी कहा जाता है, जिसकी हल्क के साथ कई सालों पहले फाइट हुई थी और उसने बहुत तबाही मचाई, इसीलिए उसे क्रायो सेल में बंद कर दिया था। जेन उन्हें कहती है कि मैं ब्लॉन्स्की को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने मेरे कजन को मारने की कोशिश की थी। जिस पर होल्डन से कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्लॉन्स्की तुम्हारे बारे में जानते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनकी लॉयर बनो और अगर तुमने केस नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जेन इससे परेशान हो जाती है तो होल्डन उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ब्लॉन्स्की से मिल लेना चाहिए और उसे मिलने के लिए एक हाई सिक्योरिटी वाली क्रायो जेल में जाती है जहाँ पावर वाले लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए जेन को अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ता है। जेन जब ब्लॉन्स्की के सेल में जाती है तो अपने एबोमिनेशन यानी कि हल्क जैसे रूप में नहीं होता बल्कि वो नॉर्मल था। ब्लॉन्स्की से कहता है कि मैंने अपने आप को शायरी को दिमागी तौर पर पूरी तरह से बदल दिया, इसीलिए अब मैं एबोमिनेशन रूप में नहीं बदलना चाहता और अब सिर्फ मैं एमिल हूँ जो US गवर्नमेंट के लिए काम करता था और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम मेरा केस लड़ो जिससे मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और अपने दोस्तों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूँ। तो जेन उसे कहती है कि तुमने एबोमिनेशन में बदलने के बाद बहुत तबाही मचाई थी, वो तुमने क्यों किया? तो ब्लॉन्स्की से कहता है कि गवर्नमेंट ने मेरे अंदर सुपर सीरम को इंजेक्ट कर दिया था जिससे मैं ऐसा बना, इसीलिए तुम मेरा केस लड़ो क्योंकि मैं जिस दुश्मन हल्क को पकड़ने के लिए मिशन पर था वो अभी आजाद घूम रहा है और सभी उसे हीरो मानते हैं जबकि मैं यहाँ कैद हूँ, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो जेन उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेती है। जेन अपने घर पर बैठी हुई काफी परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ब्रूस को कॉल लगाकर बताती है कि मुझे नई जॉब मिल गई लेकिन मुझे ब्लॉन्स्की का केस लड़ना है जो बदल गया है और उसे दूसरा मौका चाहिए। तो हल्क उसे कहता है कि मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं और हमारी लड़ाई कई सालों पहले हुई थी और वैसे भी उसने मुझे खत लिखकर सॉरी कहा था, इसीलिए हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मुझे इस केस से कोई दिक्कत नहीं है। तो जेन इससे खुश होती है और अब ब्रूस सकारान स्पेसक्राफ्ट से सकार की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो स्पेसशिप उसे लेने के लिए धरती पर आया था। वहीं जेन होल्डन को फोन लगाकर बताती है कि मैं ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही हूँ और ये केस मैं ही जीतूंगी। तो होल्डन उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार न्यूज देखनी चाहिए। जेन जब न्यूज ऑन करती है तो उसमें ब्लॉन्स्की के लीक हुई वीडियो के बारे में चर्चा हो रही थी जिसमें ब्लॉन्स्की अपने एबोमिनेशन वाले रूप में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में वोंग से लड़ रहा था क्योंकि ब्लॉन्स्की कुछ महीनों पहले जेल से भाग निकला था। जेन इससे परेशान होती है और अब एबोमिनेशन के इस वीडियो से न्यूज वालों और लोगों के बीच खलबली मच जाती है, इसीलिए जेन ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए डैमेज कंट्रोल की सुपर मैक्स जेल में जाती है जहाँ एमिल मजिद से
अपना फाइट वाला वीडियो देख रहा था। शियल के गुस्से में उसे कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि आप कभी एबोमिनेशन नहीं बने। तो एमिल उसे कहता है कि मैं हालात के हाथों मजबूर था, क्योंकि मुझे गुप्त कलाओं के सोर्स सुप्रीम वोंग ने जबरन जेल से भगाया था, लेकिन मैं खुद ब खुद वापस लौट आया। जेन इससे कभी परेशान हो जाती है क्योंकि उस लड़ाई की वजह से एमिल के जेल से रिहा होने के चांस बहुत कम हो गए थे। वो अपनी दोस्त निकी से कॉन्टेक्ट करके कहती है कि क्या तुम वोंग के बारे में कुछ जानती हो। तो वो कहती है कि मैं निकी हूँ और मैं सबके बारे में जानती हूँ और मैं उससे कॉन्टेक्ट कर लूंगी। जेन इससे खुश होती है क्योंकि अगर वोंग ने गवाही दी तो ब्लोंस्की सच बता सकता है। वही हम देखते हैं कि एमिल के इस कारनामे की वजह से हर जगह शियल और एमिल की चर्चा हो रही थी और सभी शियल से नाखुश थे क्योंकि वो फीमेल सुपर हीरो को पसंद नहीं कर रहे थे और शायद इसकी वजह एबोमिनेशन का केस लड़ना भी था। जेन जब अपने शियल का अवतार में ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ निकी भी ये सब न्यूज देख रही थी कि कैसे लोग शियल को हेट दे रहे हैं, उसे पसंद नहीं कर रहे। जेन उसे कहती है कि लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन एमिल ब्लोंस्की को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तभी उसे हॉर्डन होलीवे का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ डेनिस भी मौजूद होता है, जिसके साथ पहले जेन डी ऑफिस में काम करती थी। वो यहाँ एक केस के सिलसिले में आया होता है और उसे एक लोहे की जरूरत थी, इसलिए होल्डन ने जेन को यहाँ बुलाया था। लेकिन डेनिस जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए होल्डन को कहता है कि ये मेरा केस नहीं लड़ सकती। तो होल्डन उसे बताते हैं कि सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन की हेड है। जेन उनसे पूछती है कि डेनिस का क्या केस है। तो होल्डन बताते हैं कि डेनिस को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रूना ने धोखा दिया, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत खर्चा किया था, इसलिए केस लड़कर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो जेन उनसे पूछती है कि इसके लिए सुपर ह्यूमन लॉयर की क्या जरूरत है, जिस पर होल्डन बताते हैं कि रूना न्यू एसगार्ड की एक लाइट एल्फ है जिसके पास शेप शिफ्टिंग यानी कि रूप बदलने की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके उसने मेगन दी स्टेलिन का रूप लेकर डेनिस को बेवकूफ बनाया। मेगन दी स्टेलियन एक अमेरिकन रेपर होने के साथ साथ बहुत सी फेमस एक्ट्रेस भी होती है। ये सुनकर जेन डेनिस का मजाक उड़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें लगा कि एक स्टार तुम्हें डेट करेगी। डेनिस होल्डन को कहता है कि मैं जेन को अपना केस नहीं दूंगा और वो पक को अपना लॉयर चुनता है क्योंकि वो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में था। तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और जेन उसे अपने केस के सिलसिले में बात करने के लिए ऑफिस में लेकर जाती है। वोंग बताता है कि एमिल ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सही था और मैं उसे फाइट क्लब में लेकर गया था, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोर्सर सुप्रीम बनने के लिए मुझे एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किए की सजा उसे न मिले। तो जेन उसे कहती है कि अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो सुनवाई के दिन आपको गवाही देनी होगी। वोंग कहता है कि अगर गवाही से काम नहीं बना तो मैं जादू का इस्तेमाल करके याददाश्त मिटा दूंगा या फिर उसे दरपड़ाए में ले जाऊंगा। वहीं पर डेनिस से केस के बारे में जानकारी हासिल कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि तुमने रूना पर कितने पैसे खर्च किए थे। तो डेनिस उसे बताता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं उस पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करूँ, इसीलिए मैंने उस पर सिर्फ $1,75,000 खर्च किए। तो पग उसे कहता है कितने पैसों में एक अच्छी जगह पर घर आ जाएगा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। डेनिस वहाँ से चला जाता है, मगर थोड़ी देर बाद डेनिस वापस से वहाँ जाता है जो पग को कहता है कि मेरा इरादा बदल गया, अब मैं केस नहीं लड़ना चाहता। वैसे भी पैसे हाथ का मेल होता है, मगर तभी पग को एक फोन आता है जो फोन डेनिस का था, जिससे वो समझ जाता है कि उसके सामने जो बेटा है वो डेनिस नहीं बल्कि शेफ शिफ्टर रूना है। मगर रूना वहाँ से निकल जाती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ वार्न करने आई थी। फिर हमें अगले दिन अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ जेमिल ब्लोंस्की की पैरेलल बोर्ड के सामने पेशी होने वाली थी। जेन भी वहाँ पहुंच जाती है, रिपोर्टरों से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर चली जाती है। वहीं अब जेल में एमिल की पेशी स्टार्ट होती है जहाँ एमिल की पेन पेल पार्टनर भी आई होती है। दरअसल वो पेन पेल पार्टनर एमिल की लाइफ पार्टनर होती है, जिनके साथ ही एमिल आजाद होकर रहना चाहता था और अपना एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है। जूरी मेंबर जेन से कहते हैं कि अभी जो एमिल के जेल से बाहर भागने की घटना सामने आई उससे तो ऐसा लगता है कि एमिल का आजाद होना बहुत मुश्किल है। तो जेन उन्हें कहती है कि मेरे पास एक गवाह है जो बता सकते हैं कि एमिल किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जेल से नहीं भागे थे, मगर वो यहाँ भी नहीं पहुँचे। जूरी मेंबर एमिल से पूछते हैं कि क्या तुम बदल गए हो। तो ब्लोंस्की उन्हें बताता है कि मैं बदल चुका हूँ और मुझे बहुत दुख है कि मैंने सालों पहले लोगों को चोट पहुंचाई थी, मगर अब मैं अपनी पेनफुल पार्टनर के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अब जेन एक के बाद एक जेल में काम करने वाले लोगों का बयान लेती है जिसमें वो बताते हैं कि ब्लोंस्की बदल चुका है और उसने कई लोगों को सुधारा, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जूरी के मेंबर जेन से कहते हैं कि अभी भी ब्लोंस्की के जेल से भागने की वजह सामने नहीं आई, मगर तभी वहाँ वोंग आ जाता है जिसे देखकर जेन खुश होती है। वोंग गवाही देता है कि अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं एमिल को लेकर गया था, मगर एमिल अपनी मर्जी से वापस आया, जबकि मैंने उसे कामरताज में रुकने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। उसने कहा कि उसे अपनी बाकी की सजा पूरी करनी है। वोंग की गवाही सुनने के बाद जूरी में बैठे मेंबर जेन को कहते हैं कि हम मानते हैं कि एमिल सही रास्ते पर चलना चाहता है, मगर जब वो अपने दूसरे रूप एबोमिनेशन में बदलते हैं तो क्या खून के प्यासे दरिंदे नहीं बन जाते। तो एमिल उन्हें सच दिखाने के लिए एबोमिनेशन रूप में बदल जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन अभी भी एमिल का खुद पर काबू होता है, इसीलिए वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। मगर आज जज कोई भी फैसला नहीं सुनाते और फिर से सुनवाई के लिए डेट आगे बढ़ा दी जाती है और वो वोंग को एमिल को जेल से भगाने के जुर्म में सजा सुनाने लगते हैं। लेकिन वोंग वहाँ से निकल जाता है। जेन जब बाहर आती है तो मीडिया वाले उससे सवाल पूछने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर उनके कोई जवाब नहीं देती। वही कोर्ट में आज रूना और डेनिस की पेशी होती है जहाँ पर जज प्राइस को कहता है कि मेरे क्लाइंट डेनिस को लगा कि वो सच में असली मेग दी स्टेलियन को डेट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर इतना खर्चा किया, लेकिन रूना ने धोखा दिया। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट के पैसों की भरपाई होनी चाहिए। मगर रूना की लॉयर उन्हें कहती है कि झूठ बोल रहे हैं क्योंकि
डेनिस क्या इतने बेवकूफ है कि उन्हें लगा कि मेगन उन्हें डेट कर रही है। जेन उन दोनों के बयान सुनने के बाद पक को कहते हैं कि तुम्हें साबित करना होगा कि डेनिस को विश्वास था कि वो जिससे प्यार करते हैं वो असली मेगन थी। इसीलिए इस केस की नेक्स्ट डे सुनवाई रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रूना जज प्राइस का रूप लेकर वहाँ आ जाती है और उनका फैसला बदलने लगती है। लेकिन पक को पता चल जाता है। रूना की लॉयर भी उस पर गुस्सा करती है कि जज का रूप लेना गैर कानूनी है। फिर दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ बार में होती है और उन लोगों की बातों से काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि सभी को लगता है कि जेन भी एमिल से प्यार करती है, इसीलिए उसे बचा रही है। तभी वहाँ पक भी आ जाता है जो भी डेनिस के बड़बोलेपन की वजह से परेशान हो चुका था। जेन और निकी बताते हैं कि वो ऐसा ही है और वो खुद को ज्यादा ही और स्मार्ट समझता है। तो पक को इससे एक आइडिया आता है और वो अगले दिन कोर्ट में जेन का बयान लेता है जहाँ जेन सभी को बताती है कि डेनिस को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां है और क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है इसीलिए इन्हें ऐसा लगा होगा कि मेगन इनकी दीवानी है। जेन की बातों से जज को यकीन हो जाता है कि रूना ने डेनिस को फंसाया, इसलिए वो डेनिस के $1,75,000 का मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। साथ ही वो 60 दिनों के लिए रूना को सजा भी सुनाते हैं क्योंकि उसने लॉयर का रूप लेकर बहुत बड़ा गुनाह किया था। पक जेन को थेस कहता है क्योंकि उसने इस केस में उसका साथ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब वापस से सुपर प्रिजन जेल में एमिल की सुनवाई होती है जहाँ जूरी में बैठे मेंबर एमिल का साफ रिकॉर्ड देखकर एमिल को पैरोल पर रिहा करने का ऐलान करते हैं, मगर उन्हें पैरोल की शर्त बताते हैं कि तुम्हारे एबोमिनेशन वाले रूप पर रोक लगाई जाती है, यानी कि तुम कभी एबोमिनेशन नहीं बन पाओगे और तुम्हें हमेशा इनहिबिटर डिवाइस पहनना होगा ताकि तुम्हारा एबोमिनेशन रूप बाहर ना आए। और अगर एमिल ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो इन्हें वापस से जेल भेज दिया जाएगा। एमिल भी उनकी शर्त मान लेता है। एमिल जेन को थेस कहता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो जेन उसे कहती है कि मेरी एक ही गुजारिश है कि तुम मुझे कभी नजर मत आना। और अब शी हल्क अपना इंटरव्यू देती है और जब वो वापस घर लौट रही होती है तो ब्रेकिंग क्रू नाम के गुंडों का ग्रुप जेन पर हमला कर देता है। तो जेन अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। ब्रेकिंग क्रू 4 गुंडों का ग्रुप होता है जिसमें ब्रेकर, थंडरबोल्ट, बुलडोजर और पिल ड्राइवर नाम के 4 लड़के शामिल थे जिनके पास एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन टूल्स होते हैं जो उन्होंने किसी एसगार्ड के मजदूर से चुराए थे। वो सभी साथ मिलकर जेन पर अटैक करते हैं लेकिन वो शी हल्क के सामने नहीं टिक पाते और बुरी तरह से मार खाते हैं। थंडरबोल्ट शी हल्क का ब्लड सैंपल निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इसके लिए ही इनके बॉस ने यहाँ इन्हें भेजा था, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो बचकर अपनी कार से वहाँ से निकल जाते हैं और जेन वापस अपने घर लौट जाती है।